आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। नमस्कार। दिल से पूछो तो एक बात कहूं, मैं व्यंग्य हूं पर कभी कभी रो भी लेता हूं। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान महाकाल उज्जैन नगरी से श्री शांतिलाल जैन, वरिष्ठ व्यंगकार, और मैं हूं आपका साथी प्रभात गोस्वामी। स्वागत है शांतिलाल जी। धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि राजस्थान के जयपुर जैसे शहर के दर्शकों श्रोताओं से रूबरू होने का ये मेरा पहला अवसर है। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे रूबरू हूँ। और श्रोताओं, शांतिलाल जैन जी से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले आइए सुनते हैं उनका परिचय। महाकाल की नगरी उज्जैन में जन्मे एक विरले व्यंगकार, जिसने व्यंग लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते सिर्फ व्यंग ही लिखा, उसे जिया और व्यंग साधना में लीन रहे। जी हाँ, आज के हमारे खास अतिथि हैं वरिष्ठ व्यंगकार श्री शांतिलाल जैन। अपनी विशिष्ट शैली, सहज भाषा और शिल्प से आपकी एक विशिष्ट पहचान बनी। कबीर और अफसर, ना इस देश, मार्जिन में पिटता आदमी, वे रचना कुमारी को नहीं जानते, और कि आप शतुरमुर्ग बने रहें जैसे चर्चित व्यंग्य संग्रह शांतिलाल जैन साहब को एक अलग मुकाम पर ले जाते हैं। हरिकृष्ण तैलंग स्मृति सम्मान से लेकर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान सहित अनेक सम्मान आपके नाम दर्ज हैं। देश के प्रमुख समाचार पत्रों पत्रिकाओं में आपके व्यंग का इंतजार हमेशा पाठकों को रहता है। आपकी वाणी आकाशवाणी से भी गूंजी, अनेक मंचों से जन जन तक पहुंची। तो आइए व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में मिलते हैं आज के व्यंगकार श्री शांतिलाल जैन से। स्वागत है। तो श्रोताओं, अब बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। वरिष्ठ व्यंगकार शांतिलाल जैन, जो उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सभी जानते हैं, आपने उनका परिचय भी सुना। बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति और बहुत भीतर तक मार करने वाली भाषा इनकी व्यंग्य की है। जैन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि महाकाल की पवित्र धरती पर आपका जन्म हुआ। हम ले चलते हैं आपको उस दौर में जब आपको बचपन की कुछ स्मृतियां टंगी होंगी, कहीं खूंटी पर, कहीं आपकी स्मृतियों में टंगी होंगी। तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बचपन के उस दौर की कुछ बातें अगर आपको याद हैं तो बताइए। प्रभात जी, सबसे पहली बात तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि मेरा जन्म भगवान महाकाल की नगरी में हुआ। ये एक पवित्र नगरी है और हमारा घर तो महाकाल मस्जिद के बिल्कुल नजदीक ही हुआ करता था, और मेरा स्कूल तो महाकाल परिसर से सटा हुआ था। तो धार्मिक स्मृतियों में महाकाल हमारे लिए हमेशा एक कह सकते हैं कि कभी हटा ही नहीं। बस इतना ही फर्क हुआ कि अब महाकाल में भीड़ हो गई। उस समय पे ये हुआ करता था कि हम स्कूल से रिसेस में निकलते, नीचे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते और वापस आकर के अपनी क्लास अटेंड कर लेते। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि 3 से 4 किलोमीटर महाकाल के रेडियस में घुस पाना भी मुश्किल है। लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाए। उनकी कृपा पूरे शहर पे, पूरे देश पे, पूरी सृष्टि पे हमेशा बनी रहती है, और वो अभी भी बनी हुई है। एक जो चीज थी उस समय पे, एक निस्तब्ध नीरवता थी, शांति थी। अब वो काफी कुछ कोलाहल और भीड़ में बदल गई है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग महाकाल के दर्शन कर पा रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक बचपन की दूसरी स्मृतियों का सवाल है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दुर्भाग्य से, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि संयोग से वह कभी इतनी मधुर नहीं रही। कभी भी एक बचपन जैसा कोजी कंफर्टेबल होता है वैसा रहा नहीं। श्रम भी करना पड़ा, पढ़ाई भी करनी पड़ी, और दोनों साथ साथ चलते रहे पारिवारिक स्थितियों के चलते। कुल मिला के कहा जाए तो यह है कि जैसा राजकुमार की कथाओं में या परी की कथा में होता है, वैसा तो नहीं रहा बचपन। लखनहारे की जिंदगी जैसा बचपन होता है लगभग वैसा रहा। और अगर नई पीढ़ी के लोगों को समझना हो
तो जैसा तारक मेहता की सीरियल में टप्पू सेना का बचपन होता है, जैसा बचपन तो नहीं रहा, लेकिन उसका मुझे कोई खेद भी नहीं है। उसने मुझे बहुत सीखने को दिया और शायद ये व्यंग का संस्कार वहीं से मिला। एक बात मैं जीवन भर याद रख पाता हूँ बचपन की, कि जब मैं बचपन से किशोरावस्था की ओर प्रस्थान कर रहा था, उस समय नई दुनिया में इंदौर से निकलता था, उसमें एक स्तंभ छपता था और शरद जोशी। तो हमारे मोहल्ले में एक हेयर कटिंग सैलून हुआ करता था, अखबार वहां आता था और मैं बहुत नियमित तौर से उसका पाठक था और शरद जोशी का ढूंढ के पढ़ता था। तो ये जो व्यंग्य का चस्का मेरे को लगा, संभवतः वहीं पे लगा है और वो मेरी स्मृतियों में सदैव बना रहता है। वो मेरे लिए सबसे मधुर स्मृति है प्रभात जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आम मध्यम वर्गीय जीवन के बचपन ठीक इसी तरह रहे हैं। मैं भी उस बचपन से गुजरा, लेकिन जो मुफ्त के खेल हुआ करते थे, जो आज पैसे देके जो खिलौने खरीद कर जिनसे जो आनंद लेने की एक अनुभूति आज के दौर के बच्चे महसूस करते हैं, हमने उससे कहीं ज़्यादा मस्ती की है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं और यही कठिनाइयाँ उसे आगे बढ़ने का एक संबल देती हैं, प्रेरणा देती हैं। जैन साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत से जो लेखक लिखने के ओर अग्रसर होते हैं तो वो दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अधिकांश हम जब इस मंच से बातचीत करते हैं तो अधिकांश लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआत कविता से की, जबकि आपने आपके बारे में जो मैंने पढ़ा या जो मैं पिछले कुछ वर्षों में आपसे जुड़ा रहा तो जान पाया कि आप पूरी तरह से व्यंग के लिए समर्पित हैं। ऐसा क्यों? कोई और भी विधा होगी जिस पे लिखने की कभी कभार इच्छा होती होगी आपकी? प्रभात जी, बहुत बहुत शुरुआत में कुछ तुकबंदियां छोड़ दी जाए तो कभी भी मुझे बाकी किसी विधा में उतना आनंद आया ही नहीं। मैंने कुछ विचारवान लेख भी लिखे, बाद में जनसत्ता में छपे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर कोई व्यंग विधा है और कोई विधा है तो वो व्यंग विधा ही है और मैं उसी में अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाता हूँ। दरअसल बात यह है कि काफी सारा एक असंतोष जैसा भरा हुआ कई बार रहता है और वो जितना अच्छा व्यंग में निकल पाता है मेरे से, उतना किसी और विधा में निकल नहीं पाता। तो मैंने शुरू में से अजमाया जरूर, 2-3 कहानियां भी लिखी, एक मेरे पिता को लेकर के ही मैंने लिखी थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ है तो जो शरद जी ने छोड़ा, जो ज्ञान जी लिख रहे हैं, वो व्यंग विधा में मैं कह सकता हूँ वही मेरे को संतोष प्रदान करता है, वो मेरे को सुख देता है। क्योंकि मैं किसी हेतु से तो लिख नहीं रहा, मुझे स्वांतः सुखाय के लिए ही लिखना है। तो जो विधा मेरे को सबसे ज्यादा संतोष देती है, जिसमें मेरा मन रमता है, मैं उसी में लिखने की कोशिश करता हूँ और यही मेरे व्यंग विधा में रहने का आधार भी है। और मैंने इसीलिए बहुत लेट भी लिखना शुरू किया, क्योंकि व्यंग एक ऐसी विधा है सर, जिसको जब तक आप साधेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तुकबंदी करना हो, मंची कविता करनी हो तो ठीक है, आप कभी भी खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यंग लिखना है तो आपको बहुत साधना उसकी करनी पड़ती है। मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ा, फिर ही मैंने व्यंग लिखना शुरू किया है। जी एक सवाल और मैं आपसे कर रहा हूँ कि वरिष्ठ व्यंगकार शंकर पूर्ण तांबेकर ने एक बार कहा था कि व्यंग्य को सामयिक होने के साथ साथ रचनात्मक होना भी जरूरी है, अन्यथा लिखने वाला व्यंगकार एक अखबार का रिपोर्टर बन के रह जाएगा। वहीं वरिष्ठ व्यंगकार आलोक पुराणिक कहते हैं कि व्यंग विसंगतियों की रचनात्मक प्रस्तुति है। आपके विचार में व्यंग्य क्या है? सर, शंकर पूर्ण तांबेकर जी, आलोक जी, ये तो बहुत वरिष्ठ व्यंगकार हैं, लेकिन मेरा तो सीधा मानना ये है कि व्यंग हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर व्याप्त विसंगति और विडंबनाओं पर तिर्यक रूप से प्रहार करने का एक साहित्यिक तरीका है।
जी। कहीं कोई भी हो, फैंटेसी है, ह्यूमर है, एनालॉजी यूज करें आप, मेटाफर यूज करें आप, लेकिन व्यंग्य जो है वो विसंगतियों पर प्रहार करने का एक साहित्यिक, रचनात्मक और एक अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, जो आपको, आप जब विचलित हो जाते हो किसी विडंबना पे, जब आप अपने आसपास देखते हो कि कोई विसंगति व्याप्त है, तो आप उसपे अभिधा में बात करने की बजाय व्यंजना में बात करने लगते हो। वही व्यंग्य है। दरअसल व्यंग्य का जन्म अपने समय की विद्रूपताओं के भीतर उपजे असंतोष से होता है। आज हम अपने चारों ओर जो देखते हैं, जिस तरह की विद्रूपताएं हैं, उससे जो मन में एक असंतोष जैसा उत्पन्न होता है, वही अपने को लगाना पड़ता है। हालांकि ये बहस बहुत पुरानी पड़ गई है कि व्यंग विधा है कि स्पिरिट है। अगर वो तिर्यक ढंग से बात कही जा रही है तो आप भले ही हंसाए, गुदगुदाए, पढ़ने सुनने का आनंद दे, लेकिन अगर उसके मूल में करुणा है तो व्यंग है। विद्रूप के जिम्मेदार जो लोग हैं वो उसे पढ़ सुन करके हंसे भले ही, मगर तिलमिलाहट वगैरह अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, तो वो एक बहुत ही सार्थक व्यंग्य है। उसका सलीका होना चाहिए, कहन का फॉर्मेट हो, भाषा हो, कल्पनाशीलता हो। यही चीजें व्यंग्य को अन्य विधाओं से अलग बनाती है। जीवन के खोखलेपन, पाठन, धूर्तता और चालाकियों पर प्रहार ही व्यंजना शक्ति से किया गया हो तो वह एक व्यंग्य होता है। यही मेरा इस मामले में मानना है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। श्रोताओं, बॉक्स एफएम जयपुर से इस समय व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आप रूबरू हो रहे हैं उज्जैन महाकाल नगरी से श्री शांतिलाल जैन, जो वरिष्ठ व्यंगकार हैं। इससे पहले कि हम इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं शांतिलाल जैन साहब का एक व्यंग्य। जान जब हलक में फंसी हो, उस दिन मैंने जाना कि वयस्क इंसान की साइज के हगीज के पोतड़े कौन और किस लिए खरीदता है। एक जरूरी फाइल पर साहब के हस्ताक्षर लेने उनके घर जाना पड़ा। वे फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से ही बोले, आ जाइए शांति बाबू, सीधे ऊपर आ जाइए, डोंट वरी, डरिए मत, कुछ नहीं करेगा, नहीं काटेगा। नो बाल्टो, नो, कम ऑन बाल्टो, ही इज अ गेस्ट, नो। वे मुझसे हिंदी में और बाल्टो को अंग्रेजी में निर्देश दे रहे थे। लोअर क्लास बाबू से संपर्क भाषा और कुत्ते से संपर्क भाषा में फर्क जरूरी है। बहरहाल मेरी चिंता भाषा नहीं थी, उसे तो हमने नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। मैं उनके जर्मन शेफर्ड बाल्टो के बाहर निकले 2 नुकीले दांतों से डर रहा था। पेट में 14 इंजेक्शन का भय सता रहा था। मैं पोतड़ा बांध कर नहीं आया, मगर संभावनाएं बनती जा रही थी। वे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। नीचे पोर्टिको में एक सिडान, एक एसयूवी और 2 स्कूटर खड़े थे। कुछ गमले, एक मनी प्लांट की बेल और खुला घूमता जर्मन शेफर्ड कुत्ता। लोहे के जालीदार गेट के इस ओर मैं था और उस तरफ बाल्टो। जैसे ही मैं गेट खोलने को आगे बढ़ता, वो भौंकने लगता था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं फिर पीछे हट जाता। उन्हें यकीन था कि उनका कहा, और वो भी अंग्रेजी में कहा, वो टालेगा नहीं। मेरे, बाल्टो के और उनके बीच अरविंद आईएएस एसोसिएशन एलजी साहब जैसा गतिरोध बना हुआ था। उन्होंने पहल की और गोवर्धन को नीचे भेजा, जो मुझे एस्कॉर्ट करके ऊपर ले गया। बाल्टो ने काटा नहीं, मगर 2 बार टांग में सूंघ गया। सांप सूंघ जाता तब ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम नहीं होती श्रीमान। सांप के कांटे का मंत्र अवेलेबल है, कुत्तों के केस में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब मैं उनके बड़े से ड्राइंग रूम कक्ष में सोफे पर धंसा हुआ था। मेजबान करप्शन की कमाई में धंसा हुआ हो तो मेहमान के धंसने लायक सोफे लगवा ही लेता है। सन 82 में पहली रिश्वत में 15 रुपए लिए थे उन्होंने। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मिनिमम 1.5 लाख का रेट है। तरक्की पसंद साहब हैं वे। मैं आकलन में था कि टखने में कुछ गर्म गर्म सांसों की आहट सी लगी। इस बार लूसी थी, द शी डॉग, सोफे के नीचे से निकल कर आई थी। झक सफेद वेस्ट हाईलैंड टेरियर है, उन्होंने बताया। बाल ही बाल, झक सफेद। सिर्फ 2 टिमटिमाती आंखों से ही आप जान पाते हैं कि फ्रंट किधर है। छोटा सा मुंह, छोटे छोटे दांत, कितने भी छोटे हो तो क्या, पेट में घुसेड़ी जाने वाली सुई की साइज तो वही रहती है। उसने दायां टखना सूंघा, मैंने पांव 2 इंच ऊपर किया। वो थोड़ा उछली, मैंने पांव 7.25 इंच और ऊपर किया। वो पीछे से दोनों टांगों पर चलकर मेरी ओर बढ़ी। सोफे में और धंसना मुश्किल था।
हॉल में चल रहे दोनों एसी 19 डिग्री पर सेट किए गए थे, मगर मेरा पसीना सहारा के रेगिस्तान की तपती धूप में चल रहे पथिक के पसीने सा बह रहा था। उन्होंने फाइल में से नजर उठाकर देखा और बोले, शांति बाबू डरिए मत, कुछ नहीं करेगी। नो माय डियर लूसी, नो, कम ऑन, कम हियर। लूसी पलटी और उनकी गोद में समा गई। उन्होंने उसे थपथपाया और चूमा। जो साहब कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लूसी उनकी गोद में बैठ गई। उन्होंने फाइल देखने के लिए उसे प्यार भरी झड़की लगाई तो फिर कूद कर मेरे पास आई और बायां पैर सूंघने लगी। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मन ही मन याद किया तो बजरंग बली ने तुरंत एक अदृश्य प्रतिनिधि भेजा। मौका मुआयना कर उसने मेरे कान में कहा, शांति बाबू बंदर होता तो मैं उसको रोक लेता, ये कुतिया मेरी सुनेगी नहीं, साहब की मुंह लगी है। वो बिना मदद किए अंतर्ध्यान हो गया। पसीना तेजी से बह जाने से बदन में अब सिर्फ 23% ही पानी बचा था। यूरिनरी ट्रैक्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो 13% से भी कम बचेगा। बदन के अंदर का पानी बचाने से ज्यादा चिंता मुझे किडनियों से बहकर उनके बेशकीमती कालीन के खराब हो जाने की थी। उन्होंने कहा, शांति बाबू उस बेडरूम में टेबल पर मेरा पेन पड़ा होगा, ले आइए, सम चेंजेस आर टू बी मेड। मैं उस तरफ जाने लगा, लूसी पीछे पीछे थी। पाठ अब भी जारी था, तुम रक्षा काहू को डरना, और वो जोर से भौंका। मैं गिरते गिरते बचा। वो तीसरा था उनके बेडरूम में, काला, बड़ा, जंगी, चमकती आंखों वाला, खतरनाक नुकीले दांतों वाला, लाल जीभ लपलपाता, केन कोरसास। मैंने बाद में नेट पर उसका ब्रीड पता किया। खैरियत थी कि बंधा हुआ था। ब्लड प्रेशर 298/172 हुआ। फिर लगा कि शरीर के बाएं हिस्से में फिट पंप ने खून उलीचना बंद कर दिया है। प्रभु मैं एक बार वाइफ से मिल लूं फिर चल सकूंगा बैकुंठ धाम। यमदूत कुछ अलग सा नहीं होता ना। वो बंधा नहीं होता तो रिश्तेदार मुझे अभी बांस की निसरनी पर बांध रहे होते। साहब मुतमईन थे, वहीं से बोले, ऑल्टो नो, आई टोल्ड यू नो, नो मीन्स नो। पता नहीं क्यों डॉक्टर्स लिक्विड पैराफिन पिलाते हैं। उनका काम तो मरीजों को ऑल्टो से मिलवा देने से भी चल सकता है। खैर मैंने धीरे से उनका पेन उठाया और फौरन से पेशतर ड्राइंग रूम में चला आया। लूसी अब भी पीछे पीछे थी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा से हिम्मत बंधी हुई थी। उन्होंने करेक्शन किए और फाइल मुझे दी। पूछा, चाय पियोगे? मन किया कि बता दूं, हगीज बांध कर नहीं आया हूं, चाय से प्रेशर बढ़ता है, कुत्तों की मौजूदगी से अनबेरेबल होता जाता है। मैंने शाइस्तगी से मना किया, मगर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वे बोले, निकलिए। जान हलक में थी। नीचे बाल्टो राह तक रहा था। कुत्ते के एंटीकोटोलॉजिस्ट से कमीशन बंधा था उसका। इस दिशा में अपने मालिक का अनुसरण कर रहा था वो। साहब को दया आई, बोले, गोवर्धन इनको छोड़कर आओ। भय और आतंक से मुक्त होकर खुले में आ गया हूं और जनरल स्टोर्स की तरफ बढ़ रहा हूं। आगे से स्कूटर की डिक्की में हगीज के पोतड़े साथ रखा करूंगा। कब किसके घर में आल्टो बाल्टो लूसी से सामना हो जाए। जब लिखा हो घर के बाहर प्रहरी सजग है, कृपया सावधानी रखिए। आम आदमी बस इतनी ही सावधानी रख सकता है कि एक डिस्पोजेबल डायपर पहनकर घुसे घर में, जो मैं अपने लिए एक पैकेट खरीदने ही वाला हूं अभी। जान जब हलक में फंसी हो, ये था शांतिलाल जैन साहब का एक व्यंग्य। और श्रोताओं, जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हम जिस व्यंग्यकार का व्यंग्य सुनते हैं उसके बाद एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी हम किसी न किसी हमारे साथी व्यंग्यकार से करवाते हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से कैलाश मंडलेकर, वरिष्ठ व्यंग्यकार और आलोचक, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनते हैं आज के इस व्यंग्य पर कैलाश मंडलेकर जी की समीक्षात्मक टिप्पणी। शांति सर की व्यंग रचना जब जान हलक में फंसी हो, अभी मैंने दोबारा पढ़ी, बल्कि दोबारा नहीं, खुद को करेक्ट कर रहा हूँ। पहले भी कई बार पढ़ चुका हूँ और कई बार हंस चुका हूँ। इस बुक्का फाड़ हंसी वाली व्यंग रचना में गहरा व्यंग भी छुपा है। सुनने वालों को व्यंग की तहों तक पहुंचना होगा। कुत्तों के बहाने व्यंग्यकार गहरे सामाजिक अंतर विरोधों तथा वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। जाहिर है
कि बाबू और साहब का वर्ग अलग अलग है। आप उस पंक्ति पर गौर करिए जब वे लिखते हैं, साहब कुत्ते से अंग्रेजी में बात कर रहे थे और कथा के पात्र बाबू से हिंदी में। क्या यह साहब के आभिजात्य पर गहरी चोट नहीं है? यह उस मानसिकता पर भी कटाक्ष है जो भाषा के मार्फत आदमी और जानवर में फर्क करती है और कुत्ते को आदमी से ज्यादा तवज्जो देती है। पूंजीवाद ने भारतीय समाज को जो अनेक तोहफे दिए हैं, हाँ उन्हें तोहफे ही कहना चाहिए, उनमें नौकरशाही सर्वाधिक अमूल्य है। पश्चिम में तो औद्योगिकरण के बाद ही नौकरशाही ने समाज को बांट दिया था। भारत में ये आजादी के बाद आया और क्या खूब आया। मैं समझता हूँ वर्ग चेतना पर इससे तीखा कटाक्ष और कुछ नहीं हो सकता। शांतिलाल जैन मानव मूल्यों की पक्षधरता के लिए संघर्षरत व्यंग्यकार हैं। मैं उन्हें हमारे समय का सबसे बड़ा और गंभीर व्यंग्यकार मानता हूं और इस बेहतरीन रचना के लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूं। और प्रभात जी, आपको भी बधाई देता हूं कि आप जिस मिशन में लगे हुए हैं वो निरंतर जारी है और आप उसमें कामयाब भी होते जा रहे हैं। मुझे इस संगोष्ठी में अपनी बात कहने के लिए आपने जो अवसर दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू। वरिष्ठ व्यंग्यकार कैलाश मंडलेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक टिप्पणी इस समय शांतिलाल जैन साहब के इस व्यंग पर दे रहे थे। जैन साहब, एक बार फिर से स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं। आपने लंबे समय से लिखना भी किया होगा। हमारे आसपास बिखरी हुई विसंगतियाँ, व्यभिचार, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार, बहुत से कुछ हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन कई बार कुछ खास विषय ऐसे होते हैं जो एक लेखक को प्रिय भी होते हैं। तो आपके वो विषय कौन से रही? और इसके साथ ही एक सवाल और जोड़ देता हूं कि वर्तमान दौर में वो कौन सी विसंगतियां हैं जो आपको निरंतर व्यंग्य लिखने के लिए उद्वेलित करती हैं? प्रभात सर, मैं इसका थोड़ा सा बड़ा या लंबा जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि जीवन एक रसा जीवन नहीं है। इसमें कई आयाम हैं, कई एवेन्यूज हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, कितने मराहिल हैं जिनसे हम रोजाना गुजरते हैं। परिवार, समाज, राजनीति, अर्थतंत्र, नागरिक पद्धतियां, ये सब जीवन में है और इन सब में भी जीवन है। और जीवन है तो विसंगतियां भी हैं, विसंगतियां हैं तो व्यंग्य है। इसलिए किसी एक क्षेत्र की विसंगतियां मेरे लेखन के केंद्र में कभी रही नहीं। मैंने राजनीति, अर्थतंत्र, संविधान, कानून, आर्थिक असमानताएं, समाज में जीवन शैली को लेकर के, राजनेताओं के दोहरे दोगलेपन को लेकर के, धार्मिक कुरीतियों को लेकर के, पाखंड को लेकर के, लगभग हर विषय पर लिखने की कोशिश की। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर विषय पे जो भी नया विषय मिले उस पर लिखने की कोशिश करता हूँ। हर बार ये कोशिश रहती है एक नया विषय चुनूं। और ये मतलब माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा भी रही है कि मैं इसमें कुछ हद तक कामयाब अपने आप को पाता हूँ। आगे भी नए विषयों पर लिख सकूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 दशकों से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी गति बहुत तेज है। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, जैसा कहा जाता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इज दिस वर्ल्ड। लेकिन बदलाव तो पहले भी होते रहे हैं। पिछले 5 दशकों में बदलावों की जो गति रही है, मैं समझता हूँ पिछले 5 सदियों में आए बदलावों से भी वो गति अधिक रही है। और खासकर डिजिटल क्रांति ने इन बदलावों की गति को पंख लगा दिए हैं और संयोग से साहित्य और व्यंग्य उससे अछूता नहीं रहा जी। आज आप एक विषय पर लिखिए, आप पाएंगे कि कल वो अप्रासंगिक हो गया है। आज आप एक विसंगति पर लिखिए, कल आप पता लगा कि उससे बड़ी दूसरी विसंगति वहां पर खड़ी हो गई है। तो इस दौर में हर दिन
प्रासंगिकता बनाए रखना भी एक चुनौती है। तो किसी एक विषय पे अगर आपने अपने आप को सीमित कर लिया है तो आप फिर चुक जाएंगे, है ना। एक और चीज मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, ये वाली बात आपने दृष्टि कि कभी फिल्मों में सुपरस्टार हुआ करते थे और उस सुपरस्टारों का एक लंबा दौर हुआ करता था। आज हर हफ्ते एक सुपरस्टार है। तो ये एक नया युग है हमारे व्यंग्य क्षेत्र में। एक लंबे समय तक परसाई, हरिजोशी, शरद जोशी छाए रहे। आज की तारीख में ज्ञान जी बहुत लंबे समय से सुपरस्टार की तरह है, लेकिन ज्यादातर जो है व्यंगकार के व्यंग्य की उम्र अब 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं होती। आप छपे 2 दिन 4 दिन लोगों ने आपको बधाइयां दी, जिन्होंने सुन लिया, पढ़ लिया और आपकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती। तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एकाधिक विषयों पर लिखें, तरह तरह के दर्शकों के विषयों के लिखें, जीवन के हर आयाम के बारे में लिखें और हर एवेन्यूज पर लिखें। आपने एक और प्रश्न भी पूछा कि इन दिनों कौन सी चीजें आपको खलती हैं। दरअसल इन दिनों जो हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव आए हैं, और जैसा अभी कैलाश सर ने कहा कि नव पूंजीवाद ने और उपभोक्तावाद ने समाज में जो बड़े पैमाने पे विसंगतियां पैदा की है, वो मेरे को बहुत हार्ट करती है। मैं अपने आसपास देखता हूँ किस कदर जो है आर्थिक असमानता है और लोग एक भ्रम में जी रहे हैं कि उनका कोई तकलीफ नहीं है। वो अपनी तकलीफ को तकलीफ नहीं मान रहे। मैंने इसमें एक बार अभी ज्ञान जी ने कहा कि लोग अब पीड़ा को एंजॉय करने लगे जी। तो ये बहुत उद्वेलित करने वाली बात है और इसी को मैंने अपने व्यंग में पकड़ने की कोशिश की है। आर्थिक असमानता और नव पूंजीवाद के जो खतरे देश के सामने और अब तो पूरे विश्व के सामने ऐसी उथल पुथल मचा दी है। मैं एक एग्जाम्पल अभी कल परसों किसी व्यंग में लिखने की कोशिश भी करूंगा जी। होता यह था कि पहले नेता लोग चुनाव जीतने के लिए किसी पहलवान का सहारा लेते थे। अब पहलवान खुद ही चुनाव लड़ करके जीत जाता है। उसी तरीके से दुनिया की प्रजातंत्र में भी ये हो रहा है कि लोग जो है वो नेता लोग कारपोरेट के चंदे से चुनाव जीतते थे। अब कारपोरेट खुद ही चुनाव लड़ करके जीत जाता है। ट्रंप और मस्क इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये जो एक प्रजातंत्र को, एक डेमोक्रेसी को, एक हमारे सिस्टम को नए खतरे पैदा हुए हैं, ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनमें भी लिखने की कोशिश करूँ, क्योंकि राजनीति हमारे जीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। सुबह से रात तक हम राजनीतिक निर्णयों के से प्रभावित होते हैं। तो ये चीजें मेरे को ज्यादा प्रभावित करती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस बारे में अगर मैं आगे और कुछ कर पाया तो मेरा सौभाग्य रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बताई हैं कि किस तरह से आज पूरी दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, एक आर्थिक शक्तियाँ, लेकिन एक तरफ हमारे देश की अगर बात करें तो आर्थिक शक्तियों को तो एक अपना मुकाम होता है, एक असर होता है, लेकिन आजकल राजनीतिक शक्तियों के साथ सामाजिक और धार्मिक सत्ताएं भी बहुत प्रबलता के साथ आगे हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। आपने अभी ज्ञान सर का जिक्र किया और संयोग देखिए, ज्ञान सर आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। व्यंग में जो लोग लिख रहे हैं उनके सामने बहुत बड़े सवाल उनके व्यंग के सामने खड़े होते हैं। कई चीजों को, क्या छपना ही व्यंगकार होना है, रोज छपना ही व्यंगकार होना है, क्या एक लोक रुचि समाचार को करीब करीब वैसा ही रिपोर्ट कर देना ही एक व्यंग्य है, क्या हम अगर 2 दिन नहीं छपेंगे तो हम भूल जाएंगे लोग हमें। इन सब का उत्तर अगर कोई समकालीन व्यंग में एक व्यंग्यकार देता है तो वो शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन ने विषय के लेवल पर, विषय के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शैली में जितने जबरदस्त प्रयोग किए हैं और अद्भुत प्रयोग किए हैं और बड़े इनोवेटिव है, बहुत एकदम नवाचार है उसमें। ये जो चीज है वो शांतिलाल जैन की हर रचना में, और लोगों की
अगर 10 रचनाएं छपी हैं तो 2 रचनाओं में मिल जाएगा। या उनका कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, जो जैसा लिख रहे थे उस वैसा ही रिपीट करते रहते हैं अपने को, भाषा के लेवल पे, कहन के लेवल पे। तो आप एक रोचक व्यंग तो लिख देते हैं, पर आप कोई पाठकों को नए सिरे से नहीं बांधते। ये शांतिलाल जैन का ये विशेषता है कि आदमी हर बार उम्मीद करता है, देखिए इस बार शांतिलाल जैन ने क्या किया। वो नए प्रयोग करते हैं भाषा के स्तर पर, खासकर जो आजकल इंग्लिश के इस्तेमाल चले हैं युवा लोगों के बीच में, बातचीत में, फैमिलीज में, उसको बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने आज के जीवन को दिखाने के लिए कई बार इस्तेमाल किया है। एक और उनकी विशेषता ये है कि चूंकि वो एक बैंकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से आज की इकोनॉमी को समझते हैं और इस इकोनॉमी की जो विसंगतियां हैं, जो बताती बहुत है, छिपाती बहुत ज्यादा है। बताती बहुत कुछ है, पर उससे बहुत ज्यादा छिपाती है। तो उस जो छिपा हुआ है उसको सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बहुत सारी रचनाएं आज की इकोनॉमिक्स पर हैं, आज के आर्थिक जगत को लेके हैं, और कई बार वो आर्थिक जगत की रचनाएं होने का कठिन सी लगती हैं, पर ये वो रचनाएं हैं शांतिलाल जी की जो आपसे मांगती हैं, जैसे कोई भी बड़ी रचना मांगती है कि आप उसे बार बार पढ़े, समझे कि वो क्या कह रहे हैं। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ जब तक शांतिलाल जैन जैसे लोग हिंदी में व्यंग लिख रहे हैं, तो हम व्यंग विधा में एक उम्मीद देखते हैं, जहाँ हमारा उद्देश्य छपना और चर्चा हो जाना, किताब छप जाना, एक फटाफट संकलन आ जाना पर आ जाना, वो ना होके रचना की गुणवत्ता पर पूरा जोर है, और भी ये कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। जैन साहब, पुनः स्वागत है आपका। जी। हर रचना की एक अपनी विशेषता होती है। आप अपनी रचनाओं में कथ्य, शिल्प और भाषा में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रभात जी, आप तो बहुत अच्छे कमेंटेटर रहे हैं और इतनी अच्छी कमेंट्री आप करते हैं। तो दरअसल ये मैं एक प्रतिप्रश्न के साथ अपनी बात कहूंगा जी। कि कोई आपसे पूछे कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में आप सबसे प्रमुख किसको मानते हैं? तो आपको हर सेगमेंट में अच्छा करना है जी। आपको बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, तभी आप जीत पाते हैं। वही स्थिति में कथ्य, शिल्प और भाषा के साथ भी है। आप किसी एक कारक पे बहुत ज्यादा काम करके रचना को अच्छा नहीं बना सकते। आपको हर समय, हर सेगमेंट में बेहतर करके दिखाना होता है। एक अच्छी रचना में भाषा में कसावट का होना जितना जरूरी है, उसमें जो पात्र है, वो जो विषय है, भाषा उनके अनुरूप होना भी बहुत जरूरी है। आपका पात्र अगर पौराणिक पात्र है तो भाषा वैसी रहे, और अगर कॉलेज का स्टूडेंट है तो आपकी भाषा वैसी रहे। आपका विषय अगर उर्दू से प्रभावित होता है, किस्सा गोई के जैसा है, तो आपकी भाषा वैसी होनी चाहिए। तो भाषा को साधना जितना जरूरी है, वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए, उतना ही साथ में जरूरी है उसमें शिल्प को उतनी सावधानी से गढ़ा हुआ होना। अगर व्यंग है और आप व्यंग लिख रहे हैं तो आप अभिधा में कोई बात नहीं कह सकते जी। अगर आपने लिखने के लिए कोई मेटाफर उठाया है तो आपको उस मेटाफर के अनुरूप अपना शिल्प करना है। आपने अगर कोई साक्षात्कार शैली में व्यंग लिखा है, आपने किस्सा गोई शैली में व्यंग लिखा है, आपने ललित प्रबंध लिखा है, तो उसका शिल्प उसी के अनुरूप होना चाहिए, वो भी उतना ही जरूरी है। अगर आप फैंटेसी बुन रहे हैं तो फिर वो फैंटेसी ही रहे, उसमें कहीं यथार्थ का तड़का अगर आपने लगा दिया तो फिर वो व्यंग अपनी वहां पे पकड़ खो देता है जी। तो फॉर्मेट बहुत जरूरी है, कथ्य, और सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों में एक और बात है, इतना ही महत्वपूर्ण कथ्य भी है जी जी। अगर कथ्य नहीं है रचना में विचार नहीं है, तो वो निष्प्राण रचना है। अभी जैसे ज्ञान जी सर गुरु भी रहे हैं, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि आपकी रचना कितनी भी अच्छी हो, उसमें भाषा का सौष्ठव है, उसमें शिल्प का सौष्ठव है, लेकिन अगर उसमें कथ्य नहीं है
अगर उसमें विचार नहीं है तो एक सजी धजी दुल्हन की तरह से होता है। तो विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तथ्य उसी को कह सकते हैं, वो रचना का प्राण है। जी। तो सबसे जरूरी है कि अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें विचार महत्वपूर्ण हो, उसमें कथ्य सही हो, उसमें भाषा कसी हुई हो, और उसका शिल्प बहुत सावधानी से गढ़ा हुआ हो, जो दर्शकों को, श्रोताओं को, पाठकों को बांध करके रख सके। मुझे लगता है कि दोनों तीनों सेगमेंट जो हैं उन पे बराबरी से और एक्सेलेंट काम किया जाए तो ही एक रचना मुकम्मल रचना बन पाती है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हर रचना में कथ्य, शिल्प और भाषा, ये तीनों अपने आप में गुथी हुई हैं और तीनों एक दूसरे को की पूरक भी हैं। एक सवाल शैली पर भी मैं पूछना चाहूँगा। हर लेखक की अपनी एक विशिष्ट शैली बन जाती है लिखते लिखते। आज हमारे बहुत से नए साथी हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं, तो एक रचनाकार, चाहे वो कवि है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है, अपनी शैली को कैसे विकसित करे और इसके लिए क्या खास बातें उसको ध्यान में रखनी होंगी? बहुत विनम्र स्वीकृति तो यह है कि मैं इतना बड़ा रचनाकार अपने आप को नहीं मानता कि मैं दूसरों को कुछ सिखा सकूं। जहां तक मेरे अपने शैली विकसित करने का काम है जी। तो मैंने कभी भी किसी एक शैली में बंद करके अभी तक लिखा नहीं। मैंने शरद जी को भी पढ़ा, मैंने परसाई जी को भी पढ़ा, मैंने ज्ञान जी को भी पढ़ा, मैंने मनोज श्याम जोशी जी के भी उपन्यास पढ़े और इनका भी पढ़ा, अपना श्रीलाल शुक्ल जी का भी। तो समझ में ये आया कि जितने भी बड़े लेखक होते हैं वो अपनी शैली खुद विकसित करते हैं। जी। वो मतलब किसी एक शैली को पकड़ के चलते हैं, पर धीरे धीरे उसको साधना से अपनी यूनिक शैली बनाते चलते हैं। मैंने जिस ज्ञान सर को देखा, उन्होंने इतना कथात्मकता का उपयोग किया है अपनी रचनाओं में। इतना कथा तो आपको पूर्ववर्ती व्यंग्यकारों में नहीं मिलेगा। तो ये उनकी एक शैली। इसी तरीके से मैंने भी कोशिश की कि मैं किसी एक शैली से बंध के नहीं रहूं। मेरे कुछ लेख जहां साक्षात्कार शैली में लिखे गए हैं, कुछ किस्सा कोई शैली में लिखे गए हैं, किसी में मैंने सीधे सीधे अपनी बात को नरेट करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें हैं जो आगे भी मैं शैली के तौर पे अपने स्वयं का एक प्रयोग करते रहना चाहता हूँ। कोई निश्चित शैली का मैं कह नहीं सकता हूँ और व्यंग हो भी नहीं सकता। दरअसल अगर आपको व्यंग लिखना है तो वो आप किसी एक शैली में बंद करके लिख भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। आपको हर बार एक नया फॉर्मेट चुनना है। पहले कभी कभी ऐसा होता था और हमने देखा है हमारे समय पे, जैसे सुनभाई साधो एक वो था कालम था, तो वो साधो के नाम, साधो को संबोधित करते हुए पूरी कहानी कहते थे, या तंबू के चिट्ठे हैं तो चिट्ठे के स्टाइल में पूरा लिखते थे। अब वो समय नहीं रहा। अब आपको बदल बदल करके लिखना है। आपको हर रचना दूसरी रचना से बदल करके आए तो ठीक है, वरना वो कॉपी पेस्ट लगे तो गड़बड़ हो जाती। जी बिल्कुल, बढ़िया बातें आज चल रही हैं आपके साथ। श्रोताओं, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हर बुधवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक हम देश के सुपरिचित व्यंग्यकारों से चर्चा करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं उज्जैन महाकाल से श्री शांतिलाल जैन। अगर आप भी उनसे सवाल करना चाहें तो हमारे नंबर हैं 73399096 पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। हम शांतिलाल जी तक पहुंचाएंगे और वो जवाब भी देंगे। अगला सवाल मैं आपसे करूं इससे पहले हमारे 2 और साथी हमसे जुड़े हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। पहले इनको सुनते हैं।
हिंदी व्यंग्य साहित्य में वाचक और तथा कथन शरद जोशी परंपरा के 4 प्रमुख स्तंभों में आदरणीय श्री शांतिलाल जी जैन का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। ऐसा बहुत कम पाया जाता है जब एक व्यंगकार को पढ़ना और सुनना दोनों ही अच्छा लगता हो। आदरणीय श्री शांतिलाल जी के व्यंग अलग पृष्ठभूमि पर व्यक्तिगत, धार्मिक, राजनीतिक आक्षेपों से कोसों दूर रहते हैं। मृदुभाषी, मितभाषी और दूसरों का सम्मान करने वाले व्यक्तित्व से वे धनी हैं। उनकी लेखनी को मैं प्रणाम करता हूँ। सुनील जैन, राही। नमस्कार प्रभात सर, इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा आप प्रोग्राम करते हैं। और मैं कानपुर से अभिषेक अवस्थी बोल रहा हूँ। मैं भी व्यंग पढ़ने का शौकीन हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तमाम रचनाकारों की रचनाएं पढ़ना, जो व्यंग की होती है वो भी, साथ ही साथ कहानी, कविताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय शांति लाल जैन सर से मेरा कोई कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे कितने शांत और पेशेंस वाले सज्जन पुरुष हैं और उनकी रचनाएं बेहद मार्मिक होती हैं, सही सटीक जगह पर वार करती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इस समय जब लिखना बहुत मुश्किल हो चुका है, खासकर अगर हम कहें कि जो लोग सत्ता पर है या फिर जो लोगों के पास कुर्सी है, अगर उनके बारे में कुछ लिखना हो तो शांतिलाल सर जैसे लोग ही बहुत अच्छी तरह और बहुत ही बेबाकी से लिखते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगती है और वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो आम व्यंगकार या बहुत अच्छे व्यंगकार भी नहीं उठा पाते हैं। कोई मजबूरी है उनकी, ये तो नहीं पता कि क्यों वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पे लिख रहे हैं, आम मुद्दों पे लिख रहे हैं। लेकिन जो शांतिलाल जैन सर के मुद्दे होते हैं, जैसे कि अगर आप उनका व्यंग संग्रह मैंने देखा और पढ़ा, वे रचना कुमारी को नहीं जानते, तो उसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो सब बेहद उम्दा स्तर की रचनाएं हैं। और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो ऐसी रचनाएं हम सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और मैं जरूर उनसे कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। शांतिलाल सर की सौम्यता का मैं बहुत फैन हूँ, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन है उनका। आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक अवस्थी, कानपुर। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। श्रोताओं, फिर से स्वागत है आपका भी और हमारे आज के मेहमान शांतिलाल जैन, जो इस समय हमसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत गहरी बातें हम इनके मुख से सुन रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। जैन साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल चाहे पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र हैं, ख़ास तौर से समाचार पत्रों में व्यंग्य को बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है, स्थान मिल रहा है। लेकिन संपादक की ओर से एक शब्द सीमा बांध दी जाती है कि आपको 250, 400 या 600 शब्दों से अधिक व्यंग्य नहीं लिख के भेजना है। क्या इससे व्यंग्य की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती, या आप क्या मानते हैं कि कम शब्द सीमा में भी बेहतरीन व्यंग्य लिखा जा सकता है? प्रभात जी, अगर हम मोटे तौर पे देखें जी, तो अभी समाचार पत्रों में 2 तरह के समाचार पत्र हैं। एक तो वो है जिन्होंने व्यंग्य के स्तंभ ड्रॉप कर दिए हैं, है ना। जीता जाता एक उदाहरण हमारे पास नई दुनिया का सामने है कि जिसने अदबी जैसा कॉलम से शरद जी को स्थापित करने का अगर शुरुआत करने का श्रेय किसी को है तो नई दुनिया को है। 50 सालों की 60 सालों की उसकी जो परंपरा है व्यंग छापने की, अब उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। कुछ ऐसे अखबार हैं जिसमें ये बहुत नियमित रूप से तो नहीं छपता, लेकिन हाँ कभी कभी छपता है, और कुछ अखबार ऐसे हैं जो इसे नियमित रूप से छापते हैं। बात दरअसल ये है कि पत्रिकाओं को अगर हम छोड़ भी दें, अब वैसी पत्रिकाएं भी नहीं रही जो व्यंग्य को प्रमुखता से छापे, क्योंकि साहित्यिक पत्रिकाएं अब बहुत नामी गिरामी लेखकों को ही छापने लगी हैं
और जो धर्मयुग हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं घरों में आया करती थी, दिनमान, रविवार जैसी पत्रिकाएं जो घरों में आया करती थी, अब वो पत्रिकाएं बंद भी हो गई हैं। जी। तो बात ये है कि कहीं पे ज्यादा छप रहा है, कहीं पे कम छप रहा है, वो तो एक मतलब अभी बहुत ही गड्ढमड्ढ परिदृश्य है। कहीं छपता है, कहीं नहीं छपता है। अब बात यह है कि जो व्यंग में ये स्थिति केवल व्यंग के साथ नहीं है, साहित्य ही अखबारों से थोड़ा थोड़ा गायब होता जा रहा है। आप ये देखिए, कथा और कविता के कॉलम भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। इंडिया टुडे एक आखिरी ऐसी पत्रिका अभी भी छपती है, इंडिया टुडे, लेकिन उसमें तो भी साहित्य वाला पोर्शन गायब हो गया है। हमने सबसे ज्यादा व्यंग्यकार कहीं पढ़े हैं ज्ञान जी के, बहुत नियमित तौर पे, तो इंडिया टुडे में ही पढ़े हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक से एक उम्दा पत्रिकाएं हमने पढ़ी हैं, और इसलिए जहां पे छप रहा है वहां के शब्द सीमा की बात अगर हम करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि शब्द सीमा व्यंग्य की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती। आप 300 शब्दों में भी अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से कह सकते हैं, और 3000 शब्दों में भी। बल्कि 3000 शब्दों तक उसको ले जाने में आपको उसकी कसावट को बनाए रखना बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल। ज्ञान जी ने तो जब ये इंडिया टुडे में कॉलम लिखा तो 800 शब्दों में कितने मारक व्यंग लिखे। उनकी जो संग्रह अलग, उसमें उनके जो ये कॉलम वाले व्यंग छपे, आप देखिए कितने कम शब्दों में कितनी गहरी बात की है। मैंने भी बीच में जैसे लिखे, बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं। तो शब्द सीमा बस ये है कि आपको साधना आना चाहिए। सीमा अगर किसी की है तो व्यंगकार की है, शब्द की नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और आगे भी जो है, मतलब मुझे लगता है कि बस इतने एक लाइन और कहना चाहूंगा इस बीच में। अब जो संपादक हैं, दरअसल उनको व्यंग की एक समझ पैदा करना होगी। दरअसल उन्होंने क्या किया है कि अखबारों में जो संपादन है वो बीच में कहीं से भी 10-20 लाइनें काट करके छाप देते हैं। वो व्यंग को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने देखा अमर उजाला जैसे अखबार में एक अच्छी से अच्छी रचना को काट के 100 शब्दों में डाल दिया जाता है। आप सिरा ही नहीं पकड़ पाते कि कहां से शुरू हुई, कहां से खत्म हुई। अगर आपको 100 शब्दों में कोई रचना छापनी है तो कम से कम लेखक से कहिए कि 100 शब्दों की बना के दे, वो बना के देगा आपको 100 शब्दों की रचना। तो सीमा व्यंग की नहीं है, व्यंग्यकार की और संपादकों की है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और अगर व्यंग में हम पहला व्यंग्यकार कबीर को मानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2 पंक्तियों में भी जीवन का सार आ सकता है। और अगर आप बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिखते तो 1000 शब्द भी कम पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और जैसा कि हम निरंतर अपने श्रोताओं से आग्रह भी करते रहते हैं कि आप भी कोई सवाल करें। अगला सवाल मैं नहीं, भोपाल से हमारे साथी वरिष्ठ व्यंग्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव। आदरणीय शांतिलाल जी, प्रायः देखा जाता है कि गोष्ठियों में जो वरिष्ठ रचनाकार होता है उससे बहुत आखिर में काव्य पाठ या व्यंग्य पाठ करवाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या सोचते हैं? वो आपका सवाल बहुत उम्दा सवाल है, लेकिन मेरे व्यंग से संबंधित नहीं है, बल्कि आपने मुझको व्यंग का एक अच्छा सा विषय दे दिया है। क्योंकि जो वरिष्ठ साहित्यकार है, अगर आपने उसको शुरू में बुलवा लिया तो वो बहुत अपमानित सा महसूस करता है। तो कम से कम उसकी जो वरिष्ठता की लाज रखने के लिए उसको सबसे आखिरी में बुलवाया जाता है। और मैं तो समझता हूं कि क्रम से बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी पहले बोलता है कि बाद में बोलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या बोलता है, वो किस क्रम पे बोलता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार इन्होंने भारती बंधु है रायपुर वाले, उनके प्रोग्राम में मैंने उनको ये कहते हुए सुना, मुझे बहुत प्रभावित किया कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके सामने कौन बैठा है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके सामने कितने लोग बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, कौन बैठा है। इसी तरीके से आप किस नंबर पे बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो वरिष्ठ आदमी कहीं भी बैठे
कभी भी बोले, उसे बोलना वो है जो हम सबके हित का हो, मनुष्यता के हित का हो। जी जी, बिल्कुल बढ़िया जी जी। जैन साहब, बहुत से लोग, कुछ लोग हमारे साथी चैट रूम में आकर भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ब्रजेश कानून गुजी इंदौर से कह रहे हैं, नमस्कार, स्वागत शांतिलाल जैन जी। और वीर व्यंगकार का मज़ेदार व्यंग के लिए आपको ब्रजेश जी बधाई दे रहे हैं। मुकेश राठौड़ भीखन गांव से कह रहे हैं कि व्यंगकार की लंबी आयु हेतु बढ़िया नुस्खा आपने बताया है। चलिए, तो ये हमारे साथी थे जो जुड़े हुए थे। एक सवाल मैं और आपसे पूछ रहा था कि आज के दौर में, मैं बहुत यथार्थ वाली बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में जो कुछ भी भेजा जा रहा है वो छप रहा है ना, वो व्यंग है या नहीं, इससे संपादकों को कोई सरोकार नहीं रहा है। लेकिन आपने वो दौर भी देखा है जब बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेखक को बेहतरीन रचनाएं लिखनी पड़ती थी, अन्यथा उसे अस्वीकृति का एक दंश झेलना पड़ता था। लेकिन आज लोग अस्वीकृति को भूल चुके हैं। दोनों ही दौर में जिस प्रकार का व्यंग लिखा जा रहा था, आप पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन भी करते हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस दौर में और आज के दौर के व्यंग में कितना फर्क आया है। प्रभात जी, सब समय है अपने पास में, तो मैं थोड़ा सा कहना ये चाहता हूँ, शायद एक आध मिनट ऊपर निकल जाए। देखिए, बात दरअसल ये है कि रचना को परिमार्जित करने के लिए मशक्कत करना और रचना को प्रकाशित कराने के लिए मशक्कत करना, दोनों में फर्क है। ये सही है कि एक समय पे रचनाएं बहुत अस्वीकृत होकर आती थी। उसकी वजह ये थी कि उस समय जो संपादक हुआ करते थे उनमें एक साहित्यिक समझ हुआ करती थी। आपको ध्यान हो तो अज्ञे जी ने क्रांतिकारी जीवन से शुरुआत की अंग्रेजों के खिलाफ, बाद में वे साहित्य में और फिर उसके साथ संपादन में आए, तो साहित्य के साथ, कविता के साथ उनमें राजनीति की भी गहरी समझ थी। या अगर हम बात करें रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोज श्याम जोशी, कमलेश्वर, ये ऐसे संपादक थे जो जिनकी साहित्य में बहुत गहरी पकड़ थी। आज की तारीख में ऐसे संपादक बचे नहीं। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जब वो लोग रचनाएं छापते थे तो वो सुनिश्चित करते थे कि रचना पठनीयता के स्तर पर, गुणवत्ता के स्तर पर 100% खरी उतरे। अगर वो नहीं उतरती थी तो वो उसको अस्वीकृत करके वापस कर देते थे। अब वो भी संपादक तो बचे नहीं। बिल्कुल। तो एक तो बहुत सारे अखबारों में, तो अखबार में अब व्यंग का स्पेस बचा नहीं, और जिन अखबारों में स्पेस ही स्पेस है वहां आप जो भी भेजेंगे वो छप जाएगा, जो भी लिखेंगे वो छप जाएगा। तीसरा क्या हुआ, इसमें गुणवत्ता पे फर्क टेक्नोलॉजी से भी पड़ा। टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए दौर में ला दिया है। अब लेखक पे धैर्य नहीं रहा, वो लिखता है और सोशल मीडिया में, अपने ब्लॉग पर, फेसबुक पे उसको चस्पा कर देता है। बिल्कुल। एक बात समझनी होगी सभी व्यंगकार साथियों को कि व्यंग लिखना रील बनाना नहीं है। बिल्कुल। आप सुबह 300 शब्दों का व्यंग लिखा, दोपहर में उसको फेसबुक पे लिखा और फेसबुक पे डाला और वो प्रकाशित हो गई। तो उस तरीके से अगर अपन करेंगे और उसको आपने फिर फेसबुक पर डालने के साथ में किसी स्थानीय अखबार में भी डाल दिया, वहां छप गया, तो वो भी आपने जगह जगह उसको सर्कुलेट कर दिया, तो वैसा अगर करेंगे तो व्यंग की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे संपादक अखबार के मालिकों को रखना चाहिए जिनकी साहित्यिक समझ हो। ये स्थिति अब ना हिंदी के अन्य लेखकों के साथ भी हो गई है। अब आप देखो, इंडियन एक्सप्रेस में चिदम्बरम जी का या तवलीन सिंह जी का अनुवाद किया हुआ आर्टिकल छपता है, या दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में अंग्रेजी के लेखकों के अनुवाद किए हुए लेख छपते। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में मौलिक चिंतन रखने वाले विचारक और लिखने वाले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो गया, बड़े नाम से अखबार बेचने की जो एक व्यवस्था है उसने भी संपादन के काम को बदल दिया है। तो जब तक बेहतर संपादक नहीं होंगे
बेहतर रचनाएं उस स्थान पे नहीं जा पाएंगी जहां पे उनको जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बातचीत रही आपकी। और इसके पीछे सीधा सीधा एक बाजारवाद भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है कि जहां हमारे जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित कर रहा है बाजार, वो लेखन को भी खासा प्रभावित कर रहा है। शांतिलाल जैन साहब, हमारा समय क्योंकि अब बहुत कम बचा है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत संक्षेप में आप उसका जवाब दीजिएगा। एक दौर था जब पाठक अधिकांशतः किताबों पे अपनी नज़रें गड़ाए रखता था और अपना वक्त उन्हीं को देता था, किताबों को, लेकिन आज वो सारा वक्त हमसे सोशल मीडिया के पटल ने छीन लिया है। ये परिस्थिति हमें कहाँ ले जाएगी? नहीं, वापस बदल के आएगा दौर, ऐसा नहीं है। मैं बहुत आशावान हूँ और ये जो दौर है ये हमेशा रहने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में भी आप देखिए इतनी सारी रचनाएं आ रही है, लेकिन वही रचना सबसे ज्यादा वायरल होती है जिसमें जान होती है, जिसमें गुणवत्ता होती है। तो मैं निराश नहीं हूँ इस चीज से। बस इतना ही है कि जो एक जल्दबाजी है कि हमने रील बनाई और अपलोड कर दिया, व्यंग्य को व्यंगकार रील होने से बचाए रखेंगे तो उनकी किताबों की डिमांड तो रहेगी। पुस्तक मेले में उमड़ने वाली भीड़ हमें ये आश्वस्ति प्रदान करते हैं। आज भी लोग ढूंढ के बड़े लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, खरीदते हैं और पढ़ करके उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। बात यही है कि हमको अपने लेखन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। अपने आप वो आखिरी में तो वही प्रिवेल करेगा जिसमें गुणवत्ता होगी। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि दौर लौटेगा और कब न जाने कौन आ जाए यहाँ, आस का दीपक जलाए रखिए। शांतिलाल जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने प्रभात के व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में 1 घंटे का समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और हमारे नए लेखक भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।